हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का गणित गुरुकुल में। और आज हम लोग परम्यूटेशंस टॉपिक करेंगे। तो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को सीखा था, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने किसी भी प्राइम नंबर की पावर फाइंड करना सीखा था एन फैक्टोरियल में। और आज हम लोग परम्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो परम्यूटेशंस जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ही एक्सटेंशन है एक तरीके से, राइट। तो परम्यूटेशन वर्ड की पहले अगर हम संधि विच्छेद करें, इसके वर्ड उसको स्प्लिट करें, तो आई थिंक आप सब लोगों ने ही म्यूटेशन वर्ड का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। अच्छा, पहले एक बात ये कि ये वीडियो किसके लिए सिग्निफिकेंट है, तो ये तो बेसिकली इसका फोकस वीडियो का ये है कि ये जो बच्चे जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मेंस एडवांस की, ये उनके पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि इसके अंदर जो बातें होंगी, अगेन ये कोई बहुत खतरनाक रॉकेट साइंस कुछ है नहीं इसके अंदर। तो इसको हर वो व्यक्ति समझ सकता है जिसने वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बातें जानते हो। जो वो एग्जाम्पल की फर्स्ट लेक्चर में जो बातें हुई थी वो भी बेसिक था, उसी के आगे का एक्सटेंशन है, तो कुछ बहुत खतरनाक चीज़ें नहीं होंगी इसमें। खैर, म्यूटेशन वर्ड जो है, तो हम सब लोगों ने कोरोना के दौर में ये चीज़ को बहुत समझ लिया कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेंट क्या होता है, ठीक है। तो म्यूटेशन मतलब डीएनए में परिवर्तन करके जो अलग अलग आपके वायरस या बैक्टीरिया, जिसकी भी हम जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन वर्ड लाइक अरेंजमेंट की बात हो गई, डीएनए के अलग अलग अरेंजमेंट की बात हो गई। तो मैथ्स की भाषा में परम्यूटेशन वर्ड का मतलब जो होता है वो होता है अरेंजमेंट्स, अलग अलग अरेंजमेंट। जैसे बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो स्कूल में जब वो बैठते हैं, जिस ऑर्डर में बैठते हैं, कई बार वो रोल नंबर के अकॉर्डिंगली बिठाए जाते हैं, कई बार नाम के अकॉर्डिंगली बिठाए जाते हैं, कई बार और किसी सरनेम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बिठाए जाते हैं। तो वो अलग अलग अरेंजमेंट्स होती हैं, सीटिंग अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं। अगर हम लोग अभी वर्ल्ड कप की बात करें, तो जैसे क्रिकेट की हमारी कोई भी टीम की बात करते हैं, तो उसमें जो प्लेइंग 11 होता है, उसको बोलते हैं बैटिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो अलग अलग ऑर्डर हो सकते हैं, तो वो अरेंजमेंट का एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो हम परम्यूटेशंस जो चैप्टर है, परम्यूटेशंस टॉपिक है, इसमें अरेंजमेंट्स की ही बात करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो परम्यूटेशन के अंदर अगर हम लोग ये डेफिनेशन देखें, नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है कि आपको मान लो 10 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इनमें से आपको 3 या 4 ऑब्जेक्ट की परम्यूटेशन फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये होता है कि आप 10 में से कोई 4 ऑब्जेक्ट जो हैं उनको सेलेक्ट करोगे और उनको अरेंज करोगे। तो ये सेलेक्ट करने वाला जो कंसेप्ट है, ये तो हम लोग कॉम्बिनेशन के टाइम पे पढ़ेंगे। अभी हम किस लॉजिक से वर्कआउट कर सकते हैं? तो देखो, सिंपल सी बात है। अगर मान लो हम लोग लेते हैं कि हमारे पास, मैं आपको एक और छोटा एग्जांपल लेके स्टार्ट करता हूँ, तब आपको समझना आसान रहेगा। जैसे अपने पास 4 लेटर्स हैं, ठीक है। सो लेट्स पिक वर्ड रोज, गुलाब, ठीक है। तो रोज वर्ड से अगर आपको कहा जाए कि इससे आप 4 लेटर वर्ड क्रिएट करो, ठीक है। तो यहाँ पर एन क्या हो गया? 4। आपके पास 4 लेटर्स हैं और आप उनमें से कितने लेटर्स ले रहे हो? 4 ही ले रहे हो, और उसकी अरेंजमेंट की बात कर रहे हो। तो देखो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने देखा था बॉक्स मेथड। तो पहले में कितनी चॉइस हो जाएंगी? 4। आर ओ ऐसी में से कुछ भी आ सकता है। दूसरे में भी, दूसरे में क्या हो जाएगा? अगर आर ओ ऐसी में से कुछ आ गया तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अगर तो आर ओ ऐसी में से कुछ भी आ गया पहली प्लेस पर, तो अगली पे कितनी चॉइस रह गई? 3। तो सपोज आर आया फर्स्ट प्लेस पर, तो अब ओ एस ई, इन 3 में से कोई भी एक आ सकता है यहाँ पर। सपोज एस आ गया, तो ओ और ई 2 चॉइसेस हो गए थर्ड प्लेस पर, और आखिरी पे ऑब्वियसली सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर चीज़ आ जाएगी। तो रोज से 4 लेटर वर्ड ऐसे बन सकते हैं। फर्स्ट पे 4 चॉइस, सेकंड पे 3, तीसरे पे 2 चॉइसेस, आखिरी पे 1 चॉइस। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, है ना। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सपोज हम लोग बनाए इससे 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, ठीक है। तो एन तो 4 था, आर की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, ठीक है। आप इससे 3 लेटर वर्ड क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पास स्पेसेस कितने हो गए? 3, 1 2 3। तो पहली प्लेस पे कितनी चॉइसेस हो सकती हैं? पहली प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? आर ओ एस ई में से कुछ भी आ सकता है। 4 चॉइसेस हैं पहले पर, ठीक है। पहली प्लेस पर 4 चॉइसेस हैं, आर ओ एस ई में से कुछ भी आ सकता है। सपोज ओ आ गया, तो आर एस ई 3 चॉइसेस अगले वाले में, फिर उस अगले वाले में 2।
इसको हम लोग 4 फैक्टोरियल इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 2 4 फैक्टोरियल होगा, लेकिन मैं जानबूझ के ना इसमें ऐसे लिखूंगा इंटू 1 ऊपर और इंटू 1 नीचे। तो ये क्या बन गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्यों बता रहा हूँ, है ना। तीसरा एग्जाम्पल देखो, n की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू 2, तो आप 2 लेटर वर्ड क्रिएट कर रहे हो, तो आपके पास 2 स्थान हैं, 2 पोजिशंस आर देयर। तो पहले पे 4 चॉइसेस, दूसरे पे 3, तो उसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जानबूझ के इंटू 2 इंटू 1 कर रहा हूँ, और नीचे भी 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, लास्ट केस जो मुझे एग्जांपल आपको दिखाना है, n इज इक्वल टू 4 r इज इक्वल टू 1, तो 1 लेटर वर्ड क्रिएट कर रहे हैं केवल, तो केवल एक ही बॉक्स, 4 चॉइसेस है ना, 4 चॉइसेस रहेंगी वहाँ पर, तो उसको लिखेंगे जानबूझ के 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऊपर तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 3 फैक्टोरियल। आपको लग रहा होगा ना कि ऐसे क्यों लिखा है, क्या लॉजिक है ऐसा लिखने के पीछे, तो देखो देखो आप लोग, जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम जानबूझ के ऐसे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। तो R4 का इससे क्या लॉजिक है, देखो 4 और 0, 3 और 1, 2 और 2, 1 और 3। आई होप आप सब लोग पिक कर पा रहे होगे, सबका सम 4 है, मतलब हम पहले वाले एग्जाम्पल को ऐसे लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। दूसरे वाले एग्जाम्पल को 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तीसरे वाले एग्जाम्पल को 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। चौथे वाले एग्जाम्पल को 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जैसे n की वैल्यू 4 थी, r की वैल्यू 4 थी, तो पहले वाले एग्जाम्पल के हिसाब से क्या आ गया 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तीसरे वाले में r की वैल्यू 2 थी तो वो 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल आ गया। तो हम एक चीज़ का एक इसमें आइडिया समझ पा रहे हैं इसमें हो क्या रहा है। आर और एन से आप अगर जनरलाइज करने की कोशिश करो कि एन और आर से आपके पास 4 एग्जाम्पल हैं, है ना, चारों से हम एक स्टेटमेंट जनरलाइज कर सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो एन पेयर होता है उसका रिजल्ट ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। कहीं भी देख लो एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो इट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि यस, अगर हम एन में से आर ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं और एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, तो वो जो एन पी आर होगा वो होगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपका एन पी आर का रिजल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा एन पी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, राइट, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज योर एन पी आर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये हमें बिल्कुल दिमाग में बिठा के चलना है, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पे इसके यहाँ पर हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट पढ़ेंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है कि हम लोग है ना, ये जो आपका चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो है ही, उस परम्यूटेशन को भी सब टॉपिक में डिवाइड कर देंगे। टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक हम क्या करेंगे, इसको प्रॉब्लम कैटेगरीज में बांट देंगे। जैसे कि ना आप अगर पी वाई क्यूज उठा के देखो 2023 के पी वाई क्यू खास तौर से, तो आप देखोगे उसमें एक तरह के सवाल बड़े पूछे गए हैं। जैसे ये देखो, ये आपका 2023 मेंस का सवाल है, तो ज़रा इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि जो हमने अभी सीखा है उसकी कैसे यहाँ पे अहमियत है। तो आप लोग देखो कि मैथ्स जो वर्ड है उसके लेटर्स को अलग अलग तरीके से परम्यूट किया जाए, अरेंजमेंट निकाली जाए, और ऐसा करने के बाद डिक्शनरी ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाए। डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो थेम्स वर्ड का सीरियल नंबर क्या होगा, रैंक क्या होगी, इसको बोलते हैं रैंक। इस टॉपिक का नाम है रैंक ऑफ वर्ड, रैंक ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी। तो इफ अ लेटर इज प्लेस्ड इन डिक्शनरी एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन द पोजीशन ऑफ वर्ड इन डिक्शनरी इज कॉल्ड रैंक ऑफ वर्ड। अच्छा, इसमें शब्द का कोई अर्थ नहीं हो तब भी चलेगा, हाँ बिल्कुल। मैथ्स वर्ड से कितने सारे वर्ड ही ऐसे बनेंगे जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा, बट हम उनको सबको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे उसकी रैंक क्या है। तो इस टॉपिक के लिए एक प्री रिक्विजिट है, वो आपको आना चाहिए, वो है ABCD। आपको अच्छे से इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का सीक्वेंस पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किसी का अगर ये हाइड हो गया हो, आई होप हाइड नहीं हुआ होगा, बट अगर हाइड हो गया हो तो आप एक बार इसको आराम से देख लो, जो ये लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर है ना 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल था, ये 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। वैसे मैंने बोल भी दिया है,
तो आई होप अगर थोड़ा हाइड हो गया होगा तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। एक मिनट रुक जाओ, स्टिल अगर किसी को देखने में इशू हो रहा हो, सॉरी, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो किसी को अगर देखने में इशू हो रहा हो। आई होप अब दिखाई दे रहा होगा, है ना। वैसे मैंने बोल दिया था तो मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत हो रही होगी। खैर, रैंक ऑफ वर्ड वाला पार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये आप एक वर्ड है मदर, राइट। तो इफ़ द लेटर्स ऑफ वर्ड मदर बी परम्यूटेड एंड ऑल द वर्ड्स ऑफ फॉर्म्ड बी लिस्टेड इन डिक्शनरी, देन पोजिशन ऑफ वर्ड मदर इज। तो वैसे तो वर्ड मदर की जो पोजीशन है वो तो 1 होनी चाहिए, फर्स्ट होनी चाहिए, लेकिन मैथ्स के हिसाब से अगर हम जाएं तो हमें क्या कैसे इसमें अप्रोच करना होगा, तो आप लोग समझना पूरा। तो पहला काम तो ये कि आप यहाँ पे इसको डिक्शनरी ऑर्डर में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लिख दो। सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा आपका, ई, है ना, वो याद होनी चाहिए ABCD ढंग से। फिर आपका क्या आएगा, H, ठीक है। फिर आपका M, फिर आपका O, फिर आपका R, फिर आपका T। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, सब लोग बहुत ध्यान से समझना। पहले हम क्या करेंगे कि ई को फिक्स कर देंगे और हम बात करेंगे कि ई से शुरू होने वाले शब्द कितने होंगे। तो ई को जैसे ही हम फिक्स कर देंगे हमारे पास आ गया, अब पोजीशन कितनी रह गई, ई को फिक्स कर दिया, ई से शुरू होने वाले वर्ड्स फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि हमें ना एम पे पहुंचना है तो हम पहले ई से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स एग्जॉस्ट कर देंगे। तो ई को फिक्स कर दिया, सो वी हैव 1 2 3 4 5 बॉक्सेस एंड 5 लेटर्स HMORT। सो 5 फैक्टोरियल विल बी द नंबर ऑफ वेज 120। इन्होंने लिखा हुआ नहीं है बट हम यहाँ पे मानेंगे कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली रिपीटिशन अगर अलाउड हुआ तो सारे लेटर्स को कैसे यूज़ कर लोगे। और दूसरा, अभी हमने वो सीखा नहीं है, मैं आपको अभी वो सिखाऊंगा कि लेटर्स रिपीट अगर करेंगे तो क्या होता है। लेटर्स में अगर रिपीटिशन की बात हो रही होगी तो वहाँ पे कैसे प्रोसीड करेंगे वो भी मैं आपको सिखाता हूँ अभी, ठीक है ना। वो भी बाकी है अपना परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो ई से शुरू होने वाले इतने वर्ड्स हो गए। सेम लॉजिक से एच से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने होंगे, सेम डिट्टो सेम हो जाएगा। एच से शुरू होने वाले वर्ड्स 5 फैक्टोरियल यानी कि 120, ठीक है। पर क्या हम एम से शुरू होने वाले सारे शब्द फाइंड करेंगे, नो। हम एम से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स फाइंड नहीं करेंगे, हमें मदर वर्ड पे पहुंचना है। तो पहले हम एम ई से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स को एग्जॉस्ट करेंगे। तो एम ई को फिक्स कर दो, 4 चॉइसेस हैं, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 ऐसे शब्द हो जाएंगे जो एम ई से शुरू हो रहे होंगे। फिर एम एच से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स एग्जॉस्ट कर दो। तो एम एच से शुरू होने वाले कितने हो जाएंगे, अगेन वो भी 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 वो शब्द हो जाएंगे, ठीक है। फिर एम ओ से शुरू होने वाले सारे वर्ड नहीं फाइंड करने हैं आपको, आपको मदर वर्ड पे पहुंचना है। तो अब एम ओ ई को फिक्स कर दो, एम ओ ई से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स फाइंड करो। तो एम ओ ई को फिक्स कर दिया, 3 लेटर्स हैं, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। फिर एम ओ एच से शुरू होने वाले सारे शब्द को फाइंड कर दो, ये भी कितने होंगे आपके, 6। फिर एम ओ आर से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स फाइंड कर लो, वो कितने हो जाएंगे, अगेन वो भी 6। अब आओ आप एम ओ टी पे। तो एम ओ टी से शुरू होने वाला पहला वर्ड क्या होगा, वो एम ओ टी ई से शुरू होगा। तो एम ओ टी ई को फिक्स कर दो, इससे कितने वर्ड्स होंगे, 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल तो 2 ही हो जाएगा। अब एम ओ टी एच आ गया, बहुत बढ़िया। तो एम ओ टी एच से शुरू होने वाला पहला वर्ड ही मदर होगा। तो अब देखो मदर वर्ड से पहले कितने वर्ड्स आ चुके हैं उनकी काउंटिंग करते हैं। तो ये 120 120 240 240 और 48 या 48 288 288 और 6 288 और कितना है 666 288 और 18 306 306 और 2 308। तो इससे पहले 308 वर्ड आ गए हैं, तो मदर वर्ड की रैंक क्या हो जाएगी 309। तो पोजीशन ऑफ वर्ड मदर क्या हो जाएगी 309। तो अगर मदर वर्ड के लेटर्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो उसकी रैंक क्या होगी 309, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करनी होती है क्वेश्चन के अंदर, राइट। अच्छा ये हाइड हो रहा होगा, वेट अ मिनट, आप
आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये थोड़ा हाइड होने का इशू है इसका, आई लुक इनटू इट हाउ टू अवॉइड दिस। बट अभी मैंने जो पढ़ के आपको बता दिया है, जैसे वो MOTC जो आप पीछे देख पा रहे हो, तो MOTE जो है वो उससे शुरू होने वाले वर्ड की बात हो रही है। MOTE फिक्स कर दिया 4 लेटर्स, तो उसके बाद जो 2 लेटर्स है उनके अरेंजमेंट की बात हो रही है। फिर MOTH से शुरू होने वाला पहला वर्ड ही मदर होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, आप लोग देखो, ये आपका IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। कोचीन शब्द से कोचीन के लेटर्स से अरेंज करके जो अलग अलग वर्ड्स बनेंगे, तो उसमें कोचीन वर्ड की से पहले कितने लेटर्स आ चुके हो, कितने वर्ड्स आ चुके होंगे, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मुझे इसको करवाने से पहले आपको एक थोड़ी सी कंसेप्ट और बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, मैथ्स वाला, फिर हम उसको करते हैं। मैथ्स वाला क्वेश्चन आप लोग साथ साथ करो, आप लोग अटेम्प्ट करो उसको खुद से, मैथ्स वाले क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है कि आपको मैथ्स वर्ड की रैंक बतानी है, ठीक है ना। थैम्स वर्ड की रैंक बतानी है, थैम्स वर्ड की। मैथ्स के सभी लेटर्स को अगर परम्यूट किया जाए और एक ऑर्डर में अरेंज किया जाए, तो थैम्स वर्ड की क्या रैंक होगी। तो ना अगर इसके अल्फ़ा वो देखो अल्फ़ाबेटिकली, तो ए, एक मिनट, एक मिनट, कुछ इशू हो रहा है। तो ना अगर आप देखो कि मैथ्स के अंदर जो लेटर्स हैं वो क्या क्या है, ए, फिर आपका एच, फिर आपका एम, फिर आपका एस, फिर आपका टी। तो पहले ए से शुरू होने वाले सारे वर्ड फाइंड करो। तो सिंपल है, ए को फिक्स कर दो, HMST, 4 लेटर्स, इनकी 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएंगी। फिर एच को फिक्स कर दो, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल यहाँ से, एम से भी सेम और एस से भी सेम। तो इतना काम तो ये आसानी हो गया। 4 फैक्टोरियल इंटू 4 कितना हो गया, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 96। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 24 इंटू 4 कितना हो गया, 96। तो एम से शुरू होने वाला पहला वर्ड ही जो होगा उससे पहले 96 लेटर्स आ चुके, 96 वर्ड्स आ चुके हैं। और देखो आंसर 100 के आसपास ही कुछ है, तो अपना काम आसान होगा। एम से शुरू होने वाला पहला वर्ड क्या होगा, MAH, जो MAH से शुरू होंगे, पर हमें ऐसे वर्ड नहीं चाहिए। तो ऐसे वर्ड कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि MAH को फिक्स कर दो, फिर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 वेज ये हो गए। फिर इसके बाद MAH के बाद क्या कर दो, MAS। अगेन हमें MAS से शुरू होने वाले वर्ड्स भी नहीं चाहिए, तो ऐसे 2 वर्ड्स होंगे, उनको भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो 96 और 298 और 200 वर्ड्स खत्म हो गए। अब इसके बाद पहला वर्ड MAT से पहला वर्ड क्या होगा, MATHS। तो अच्छी बात हो जाएगी कि MATH, पर हमें सॉरी, हमें मैथ्स नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, हमें वो चाहिए ही नहीं था। तो एक ये गड़बड़ हो गई, हमें तो वो चाहिए ही नहीं है। AHMST, AHMST, मैथ्स के सभी लेटर्स होते हैं सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड थैम्स, ठीक है। वेट अ मिनट, आई एम डूइंग सम मिस्टेक, आई थिंक सो। हाँ ठीक है, देखो ये मैं यहाँ पे लिखने के बाद भी गलती कर दी, मैंने बोला सही और फिर गलती कर दी, सॉरी। आप लोग देखो इसमें क्या होगा कि ना, हम लोग यहाँ जो अभी लेटर होगा, जो वर्ड होगा वो टी से शुरू होगा, ठीक है ना। तो टी से शुरू होने वाला पहला वर्ड क्या हो जाएगा, TA से शुरू होने वाला, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो अब कितनी जगह बच जाएंगी, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर TH, वो हमें चाहिए, तो THAMS। अच्छी बात क्या होगी, थैम्स ही पहला वर्ड हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 कितना हो, 96 और 6 कितना हो गया, 102। तो थैम्स से पहले 102 शब्द आ रहे होंगे, तो थैम्स की रैंक क्या हो जाएगी, 103। तो ध्यान रखना है कि इस सवाल में पूछा क्या हुआ, इससे पहले आने वाले वर्ड या इसकी रैंक। सो बी क्लियर अबाउट दैट, कि उसमें से पहले आने वाले वर्ड्स पूछे हुए हैं, उसकी रैंक पूछी हुई है, ठीक है ना। अब क्या, मुझे आपको 2 क्वेश्चन करवाने, तो एक कोचिन वाला और एक और क्वेश्चन है फार्मर वाला, वो भी आई थिंक 2021 मेंस में आया हुआ है। तो मुझे उसके लिए ना आपको एक थोड़ी थ्योरी बतानी पड़ेगी।
तो आप लोग हेडिंग डालो परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, उसको हम फिर से कर लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, एक थोड़ी जगह अलग से लिख कर लिखो परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। परम्यूटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स में क्या है, अगर मान लो आपके पास ना ऐसा दिया हुआ है कि आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से ना p जो है वो अलाइक हैं, एक तरह के हैं, q अलाइक हैं एंड r अलाइक हैं, वो एक तरह के हैं। तो उन n ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, तो वो अरेंजमेंट होगी n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड गोज ऑन, जितने जितने अलाइक होंगे उतना नीचे फैक्टोरियल आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो आप ना ये एक वर्ड लो सी, SEE, और इसमें काम करते हैं, इसमें ना जानबूझ के सी को ना इसको ऐसे लिखते हैं E1 E2, तो हमारे पास 3 लेटर्स हो गए S E1 और E2, तो 3 लेटर्स हैं, इनकी 6 अरेंजमेंट होनी चाहिए, 3 फैक्टोरियल, देखते हैं 6 अरेंजमेंट क्या आएंगी। तो पहली हो गई E1 सॉरी E1 E2 S, फिर E2 E1 S, फिर आपका E1 S E2, फिर आपका E2, मैं ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है ना, E2 S E1, फिर S E1 E2, फिर आपका S E2 E1। तो क्योंकि 3 लेटर्स थे तो उसकी 6 अरेंजमेंट होनी चाहिए, वो हुई, ठीक है, 3 फैक्टोरियल 6 अरेंजमेंट हुई। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, अब E1 और E2 वो तो डिफरेंट होने चाहिए, राइट। E1 और E2 वो तो है नहीं कुछ, मतलब 1 और 2 तो हमने अलग से लिया है, तो ज़रा इसके 1 2 को हटा देते हैं, अभी देखना क्या होगा। कर रहे हो नोटिस आप लोग क्या हुआ, हो ये गया कि वो जो 6 थे वो 6 रहे नहीं। अब आप देख सकते हो EES ये दो सेम हैं, ESE ये दोनों सेम हैं, SEE ये दोनों सेम हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये 6 नहीं आए, ये 6/2 आ गए, या फिर 3 फैक्टोरियल बाय 2 आ गए। तो मतलब अब इससे जनरलाइज क्या करें, अगर 2 लेटर रिपीट कर रहे थे तो डिवाइड बाय 2 हो गया, ऐसा क्या समझते हैं। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, इट्स नॉट दैट इजी है ना, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं कि ना हम कोई 4 लेटर वर्ड पिक करते हैं, थ्री का रिपीटेशन हो रहा हो जिसके अंदर, ऐसा समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा होगा। तो ना समझने के लिए ऐसे ही हम वैसे हालांकि वो कोई वर्ड होता नहीं है, बट SEE लिख लेते हैं। अगर ये E1 E2 E3 होता तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 4 लेटर्स की वजह से 24 वर्ड्स बनते, पर बेटा क्योंकि E1 E2 E3 तो कुछ है नहीं, तो ये असलियत में क्या है, ये SEE, और इससे अलग अलग शब्द क्या बन सकते हैं, EES, ये तो SEE तो हो ही चुका है, EESE SEE 1 2 3 4। तो अगर चारों डिफरेंट होते हैं, या जो तीनों ये सेम है, ये सेम नहीं होते, तो 24 बनते हैं, लेकिन बने कितने, 4। तो 24 में ऐसा क्या डिवाइड किया जिससे 4 आ जाएगा, सिंपल है, 6 डिवाइड किया। यानी कि 4 फैक्टोरियल में क्या डिवाइड किया, 3 डिवाइड किया, नहीं 3 फैक्टोरियल डिवाइड किया तब 4 आया। मतलब जितने लेटर्स थे 4, उनको डिवाइड कैसे किया, 3 फैक्टोरियल से। क्यों, क्योंकि 3 रिपीट कर रहे थे। मतलब यहाँ पर जो आपका पहले वाला एग्जाम्पल था, ठीक है, थोड़ा ढक गया होगा, देख लो उसको, उसमें कोई ऐसा कुछ खास है नहीं। इसको 2 से डिवाइड नहीं किया था, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया था एक तरीके से। तो इसका मतलब जितने लेटर्स रिपीट कर रहे होते हैं उतने के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होता है।
राइट, उस नंबर से नहीं, उसके फैक्टोरियल से। जैसे यहाँ पे 2 रिपीट कर रहे थे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 रिपीट कर रहे थे इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ठीक है, तो जैसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, एक ये वर्ड होता है आपका मिसिसिपी, आप लोगों ने सुना होगा इसका नाम, मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी वर्ड होता है, इसमें आपका ये कोई लेक और सिटी का नाम भी है। ठीक है ना, तो आपके 4 एस हैं, 4 एस, आई कितने हैं 4, 4 आईज या आई, पी कितने हैं 2, 2 पी और 1 एम, ऐसा है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स, तो लेटर्स कुल मिला के कितने 4 4 8 2 10 1 11, तो ऊपर तो आ जाएगा 11 फैक्टोरियल, और नीचे क्योंकि 4 एस रिपीट कर रहे हैं तो इसलिए उसकी वजह से 4 फैक्टोरियल, 4 आई रिपीट कर रहे हैं उसकी वजह से 4 फैक्टोरियल, 2 पी रिपीट कर रहे हैं उसकी वजह से 2 फैक्टोरियल। तो ये जो आपके सामने आया है 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आपका मिसिसिपी वर्ड की अलग अलग अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। ठीक है ना, तो सिंपल है, कुछ खास खतरनाक या मुश्किल नहीं है। ये होता है नंबर ऑफ वेज टू फाइंड अरेंजमेंट्स, मिसिसिपी वर्ड की अलग अलग अरेंजमेंट फाइंड करने के तरीके। ठीक है ना, हम उस सवाल पे वापस आते हैं। एक क्वेश्चन करना था हमें, कोचीन वर्ड के अलग अलग अरेंजमेंट्स कितनी होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट अपीयर बिफोर द वर्ड कोचीन। सो आई वुड से कि ये खुद से ट्राई करना बेटर इज कि मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये खुद से आप लोग अटैम्प्ट करना। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्मर वर्ड की रैंक क्या होगी। तो अगेन फार्मर वर्ड की वैसे तो भाई उनसे ऊपर कोई होता नहीं है, फार्मर वर्ड की रैंक होनी चाहिए 1, लेकिन मैथ्स के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो हमें फार्मर वर्ड की रैंक फाइंड करनी है इसके सभी लेटर्स को लेते हुए। तो यहाँ पे आर अगर 2 बार है तो हमें 2 बार ही काउंट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखो, तो ए ई एफ एम आर आर। अभी पहला काम ये, ए से शुरू होने वाले कितने शब्द होंगे, तो ए को कर दो फिक्स। लेटर्स कितने बच गए 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं लग पाएगा, यहाँ रिपीटिशन हो रहा है, 2 बार आर आ रहा है। तो ए तो फिक्स हो गया, ई एफ एम आर आर, ये 5 लेटर्स की कितनी अरेंजमेंट होंगी 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आर रिपीट कर रहा है। सेम गोज विद ई के साथ भी यही पंगा होगा, ई के साथ भी कितना आएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अब गए एफ पे, तो एफ से शुरू होने वाला पहला वर्ड फार्मर नहीं है, पहला वर्ड होगा एफ ए से शुरू होगा, तो उसके और आगे जाओ क्योंकि हमें एफ ए से शुरू होने वाले सारे शब्द नहीं चाहिए। फिर एफ ए ई पे जाके रुक जाओ, एफ ए ई पे जाके रुक जाओ, एफ ए ई से शुरू होने वाले सारे शब्द हाँ हमें वो चाहिए, इसमें एम आर आर आ रहा होगा तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद एफ ए एम, इसमें ई आर आर आ रहा होगा तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। फिर इसके बाद आपका एफ ए आर आ ही जाएगा, तो एफ ए आर फिक्स हो गया, तो एफ ए आर ई से शुरू होने वाले शब्द तो एम और आर हो गए तो 2 फैक्टोरियल। फिर एफ ए आर ई के बाद क्या आएगा एफ ए आर एम, तो ये तो हमें चाहिए। एफ ए आर एम से शुरू होने वाला पहला वर्ड क्या होगा, वो फार्मर ही हो जाएगा, एफ ए आर एम को फिक्स करो, फिर अल्फ़ाबेटिकली ई और आर आ जाएगा। तो फार्मर वर्ड की रैंक क्या आएगी, निकालते हैं। ये हो गए 60 वर्ड्स, ये भी हो गए 60 वर्ड्स, 60 और 60 120, ये हो गया 6 बाई 2 3, ये भी हो गया 3, ये हो गया 2, तो 120 और 6 126 और 2 128, तो फार्मर वर्ड की रैंक क्या हो जाएगी 129th, 129th होगी फार्मर वर्ड की रैंक। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको रैंक फाइंड करनी होगी जब लेटर्स रिपीट कर रहे होंगे। आप इसी लॉजिक से, ये 2021 मेंस का सवाल है, इसी लॉजिक से कोचिन वर्ड की रैंक फाइंड करो, आसान है क्वेश्चन कोचिन वाला, करो आप लोग। तो इस क्वेश्चन को करवाता हूँ मैं, देखो आप लोग, कोचिन वर्ड के लेटर्स को परम्यूट किया है ना, तो कोचिन में डिक्शनरी ऑर्डर में क्या आएगा CCHINO, राइट। कोचीन जो है, कोची शब्द, कोची हिंदी में नाम है ना, अंग्रेज़ों ने कोचीन रखा था, इसमें भी चीन ढूंढ लिया उन्होंने। तो खैर अभी क्या है कि सी से शुरू होने वाले वर्ड्स की, पहले हमने कोचिन में पहुंचना है, तो सी से शुरू होने वाले सारे वर्ड नहीं एग्जॉस्ट करने।
अच्छी बात क्या है इसमें ना, सी से शुरू होने वाला पहला, मतलब सी से शुरू होने वाला पहला वर्ड जो होगा वो सी से शुरू होगा, वो वाला एग्जॉस्ट कर दो। तो सी को ब्लॉक कर दो। आपके पास कितनी जगह बच गई? 4, 1 2 3 4। HINO, तो ये 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल, इतने वर्ड्स हो गए जो सी से शुरू होंगे। फिर CH से शुरू होने वाले कितने हो जाएंगे? तो CH को फिक्स कर दो। CH से शुरू होने वाले कितने हो जाएंगे? वो भी 4 फैक्टोरियल। फिर CI से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल। CN से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल। अभी क्या है ना, एक चीज़ नोटिस करो, CO से शुरू होने वाला पहला वर्ड क्या होगा? CO को फिक्स किया, CHIN। अच्छी बात क्या हो गई? CO से शुरू होने वाला पहला वर्ड ही कोचीन हो जाएगा। तो अभी कोचीन से पहले कितने वर्ड्स आ चुके हैं? नंबर ऑफ वर्ड्स दैट अपीयर बिफोर द वर्ड कोचीन। इंपॉर्टेंट बात यह है, रैंक नहीं पूछ रहा है कोचीन वर्ड की। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 24 इंटू 1 2 3 4, 96। 96 वर्ड्स विल बी देयर बिफोर द वर्ड कोचीन। सो दैट्स द वे टू अटेम्प्ट आपका रैंक ऑफ वर्ड वाले क्वेश्चंस। रैंक ऑफ वर्ड वाले क्वेश्चन में करने का तरीका होता है। आप लोग है ना, अगर इंटरनेट पे देखोगे तो कोई ना कोई इसमें कहीं ना कहीं पे, कहीं ऑथर्स जो हैं, कहीं वेबसाइट जो हैं, वो ट्रिक भी बताती हैं कि कैसे कर सकते हो। पर पता है मेरा ना उस ट्रिक वगैरह में इतना बिलीफ है नहीं। द रीज़न बीइंग, आप अगर लॉजिक देखो तो इतना भारी भरकम लॉजिक नहीं है, और जिस लेवल के, जितनी डिफ़िकल्टी के पूछे जा रहे सवाल वो इतने भारी भरकम नहीं है। चक्कर क्या है ना, ऐसी ट्रिक्स रिस्की होती हैं क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग होता है। मैं मानता हूँ उसके क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं तो आप बार बार ट्रिक से उसको याद रख सकते हो, लेकिन आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कोई ट्रिक नहीं सीख रहे हो, पूरे चैप्टर की कोई ट्रिक नहीं है, वो इस पर्टिकुलर मेथड में वर्कआउट होने वाली ट्रिक है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ट्रिकों की आइडेंटिटीज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए, है ना। आप क्वालिटी के रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट की बात करते हो, वो सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सीक्वेंस सीरीज में GP के सम का फॉर्मूला वो आपको याद होना चाहिए। आप लोग आगे चल के पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या जो बच्चे क्लास 12 के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं वीडियो को, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत फॉर्मूले होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। ये इसकी पर्टिकुलर ट्रिक याद करना, आई डोंट थिंक सो इट इज़ दैट हेल्पफुल। ये ना जेई को ऐसे बदनाम कर दिया गया है कि ये ट्रिक्स से हो जाती हैं चीज़ें। नहीं यार, आपके बेसिक शार्प होने चाहिए तभी आप कर सकते हो। ट्रिक्स भूलने का रिस्क है ऐसे में, ठीक है ना। ट्रिक्स आपको मिल सकती हैं, आप चाहो तो आप इंटरनेट से कर सकते हो, पर मेरा ट्रिक्स में खुद बिलीफ नहीं है तो मैं वो प्रोपोगेट भी नहीं करता हूँ। तो ये टाइप 1 हो गया प्रॉब्लम कैटेगरी का। दूसरा टाइप देखते हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे उसमें टाई मेथड। टाई वर्ड का मतलब होता है बांधना। तो बांधने का कहाँ से कंसेप्ट आया? जैसे ना, अगर आप देखो कि जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी। तो जैसे आप देखो कि ना, कोई इवेंट है, जैसे चीफ गेस्ट को बुलाया गया है, तो 10 गेस्ट हैं, उनमें से ना कोई 3 ऐसे हैं, कोई पर्टिकुलर 3 लोग ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट चीफ गेस्ट हैं और वो एक साथ बैठेंगे। उनके लिए ट्रिपल सीटर सोफ़ा आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो 10 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों के लिए आपको ट्रिपल सीटर सोफ़ा अरेंज करना पड़ेगा, ट्रिपल सीटर सोफ़ा। बाकी जो 7 लोग हैं वो तो सिंगल सीटर सोफ़ा पे बैठ जाएंगे। 7 जो हैं वो सिंगल सीटर पे बैठेंगे, वो कंफर्टेबल है सिंगल सीटर सोफ़ा पर जो ये 3 लोग हैं, ये ट्रिपल सीटर एक सोफ़ा होगा उस पर बैठेंगे। तो नंबर ऑफ सोफ़ा कितने होगा? 8। तो उन सोफ़ा को 8 जगहों पे अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 8 फैक्टोरियल। और जो वो एक बड़े वाले सोफ़ा पे 3 लोग बैठे हुए होंगे, तो उनको आपस में अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा नंबर ऑफ वेज टू अरेंज इन टोटलिटी। तो ये होता है टाई मेथड, जब कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ तो हमेशा साथ में रहें। तो ऐसे भी समझो, जैसे एक क्लास है, उसमें ना ऐसा है कि 3 लोग जो हैं, हमें क्या करना है, क्लास में टीचर हैं, उनको क्या है कि यार ये 3 बच्चे साथ बैठते हैं, बहुत बातें करते हैं, तो कोई 2 बैठ जाए ठीक है, पर जब तीनों मिल जाते हैं तो इनमें अलग लेवल की यूनिटी आ जाती है। तो इन तीनों को एक साथ नहीं बैठने देना है। तो टीचर क्या करेंगे? टीचर पहले वो वेज फाइंड करेंगे कि तीनों कितने तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो वो टाई टुगेदर लगा देंगे मेथड कि तीनों को मतलब तीनों को इमेजिनरी लाइन से बांध दिया, इमेजिनरी रोप से बांध दिया है। 10 बच्चों में से 3 बच्चों को बांध दिया है। अब वो जो बचे हुए 7 हैं और ये जो एक तीनों को बांध दिया, ये एक यूनिट हो गए, तो कुल मिला के 8 यूनिट हो गई। तो 8 फैक्टोरियल वेज में इनको अरेंज कर सकते हो। 3 बच्चों को जो बांधा है वो वर्चुअली बांधा है, तो वो आपस में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल में। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया नंबर ऑफ वेज जिसमें वो बंद कर अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। पर हमें ऐसा नहीं चाहिए।
तो हम टोटल 10 फैक्टोरियल में से उतने पार्ट को 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट्स द वे टू फाइंड नंबर ऑफ वेज सो दैट दे आर नॉट ऑलवेज टुगेदर. ये चीज़ है, वो हमेशा एक साथ नहीं होंगे, नेवर कम टुगेदर. इस तरीके से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी दो में से कोई भी एक भी साथ में नहीं होगा, हम बस बोल रहे हैं वो तीनों एक साथ नहीं होंगे. राइट. टाई मेथड का कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं टाई मेथड को. राइट. टाई मेथड को किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो ये बड़ा अच्छा सवाल एक देखो आप लोग, और ये सवाल की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है. ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था 6 सितंबर को. तो कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी उसके टाइम पे था, तो सबके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम था. लेकिन इसमें इस प्रॉब्लमेटिक टाइम के अंदर इस क्वेश्चन में भी एक ह्यूमर ढूंढ सकते हैं हम लोग. तो 2 फैमिलीज आर देयर जिसमें 3 लोग हैं, 3 मेंबर्स ईच, एंड 1 फैमिली विद 4 मेंबर्स. तो कुल मिला के 10 लोग हो गए ना. 2 इंटू 3 6 और प्लस 4 10 आर टू बी सीटेड इन अ रो. इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड सो दैट द सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड. तो कहीं ना कहीं मेंस ने ये सवाल भी जानबूझ के रखा होगा, क्योंकि उस समय पे प्रधानमंत्री ने भी वाली बात कही थी कि भाई सब लोग घर में रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, आपस में सौहार्द बढ़ेगा, आपस में वो बढ़ेगी, दे विल गेट टू नो अबाउट ईच अदर इन बेटर एफिशिएंट मैनर. बट ये सब बोलने की बातें होती हैं. लाइक दिस कांट हैपन इन आइडियल केस. देयर कैन बी सिनेरियोज जहाँ पे भाई बैठ के राजी नहीं होंगे एक साथ. तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक वो सरकाज़म वाला ह्यूमर भी था इसके अंदर, और वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी थी. खैर, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. वैसे ही समझ लो कि सोफ़ाज लगा दिए गए, 3 सोफ़े चाहिए होंगे हमें, 2 सोफ़े ट्रिपल सीटर के और एक सोफ़ा 4 सीटर वाला. तो 3 सोफ़ा को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा? 3 अलग अलग जगह हैं उनमें अरेंज करने का. 3 फैक्टोरियल. पहले सोफ़े पे 3 मेंबर्स बैठे हुए हैं, उनको आपस में अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल. दूसरे सोफ़े पे भी 3 लोग बैठे हुए हैं, उनको आपस में अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल. तीसरे सोफ़े पे 4 लोग बैठे हुए हैं, उनको आपस में अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल. तो बड़ा सिंपल सवाल हो गया ये, 3 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल. राइट. नॉट अ बिग डील, इजी. अभी आप एक क्वेश्चन देखो, इतना ये तो खैर बेहतर नहीं है, थोड़ा सा और बेहतर सवाल देखते हैं. ये भी कर सकते हैं हम असैसिनेशन वाला क्वेश्चन. तो देखो, असैसिनेशन क्या होता है? किसी की हत्या करना. राइट, है ना. और पॉलिटिकल वर्ड में इसका बहुत यूसेज रहा है कि जैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका असैसिनेशन हुआ था, महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था. तो असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या करना. या JFK, जॉन, उनका पूरा नाम नहीं जानता, कैनेडी जो US के प्रेसिडेंट थे, उनका असैसिनेशन हुआ था. तो पॉलिटिकल बहुत बड़े बड़े लीडर्स का ऐसे असैसिनेशन हुआ है. तो ऐसे ही एक दो ब्रिटिश ऑफिसर्स का जिनको लाइक इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने उनको ऐसे असैसिनेशन किया था. राइट. तो उसमें है क्या इसका मतलब, लाइक यहाँ पे हमें क्या दिमाग लगाना है? वॉवल्स अकर टुगेदर, जितने भी वॉवल्स हैं वो एक साथ इसमें रहेंगे. तो कौन कौन से वॉवल्स हैं पहले तो वो देख लो. ए आई ओ. गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 वॉवल्स हैं, जिनमें कि ए कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स ए आ रहा है, आई 2 टाइम्स आ रहा है, ओ 1 टाइम. ये 6 वॉवल्स एक साथ रहेंगे. इसके अलावा कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो कॉन्सोनेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 वॉवल्स हैं, 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, 7 कॉन्सोनेंट्स हैं. 7 कॉन्सोनेंट्स में कौन कौन से हैं? एस है 4 टाइम्स, ठीक है, एन है 2 टाइम्स, और टी है 1 टाइम. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 6 वॉवल्स हैं, ये 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, इनकी अरेंजमेंट की बातें हो रही हैं. इन 6 वॉवल्स की एक यूनिट बना ली, इनको इकट्ठे रख दिया, इनकी एक यूनिट बन गई. और ये 7 कॉन्सोनेंट हैं, तो 8 यूनिट्स हैं. तो 8 फैक्टोरियल तो उस वजह से आ गया. 6 वॉवल्स की एक यूनिट बन गई और 7 कॉन्सोनेंट जो है वो अलग अलग हैं. क्यों मैं वॉवल्स की एक यूनिट बना रहा हूँ? क्योंकि वॉवल्स अकर टुगेदर. राइट. वो एक साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, एक ग्रुप में रहेंगे. अब बहुत ध्यान से समझना, ये वॉवल्स जो है इसमें 6 लेटर्स हैं, तो उनकी वजह से 6 फैक्टोरियल होना चाहिए. बट
इसमें ए कितनी बार आया, 3 बार, आई 2 बार, तो डिवाइड करो 3 फैक्टोरियल से और 2 फैक्टोरियल से। उसके अलावा जो कुल मिला के जब यूनिट्स हैं अलग अलग, उनमें एस कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो उसकी वजह से 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। ये एन कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। तो देखो कुल मिला के क्या है, 7 कॉन्सोनेंट हैं, ये एक 6 वोवल्स का एक समूह है, ये 8वीं यूनिट है, तो 8 फैक्टोरियल वहाँ से आया। फिर आपके पास क्योंकि 6 वोवल्स हैं, उनको आपस में अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल वेज में। फिर क्या है, उन जो आपके 6 वोवल्स हैं उनमें 3 ए हैं, तो इसलिए 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 2 आई हैं इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। जो 7 कॉन्सोनेंट्स थे उनमें 4 एस थे इसलिए डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, 2 एन थे इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज द वे वी विल प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेशन में भी ना एक चीज़ देखो कि आप कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए आपको। तो 8 फैक्टोरियल को लिखो 8 इंटू 7 है ना, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को ना खुद ही 6 लिख दो, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 2 4, तो इंटू 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को कट कर देगा, 6 इसको 5 फैक्टोरियल में कट कर देगा, ठीक है। अब 4 कुछ कर नहीं सकता है, 4 इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 में कट कर सकता है, तो यानी कि कैलकुलेशन है अच्छी खासी। तो देखो 2 इंटू आपका 7 इंटू 6 होता है 42, 42 इंटू 5 210, इंटू 10 420, सो 420 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना है 120। तो कुछ और ऑप्शन तो नहीं है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक काम कर सकते हो बस, जैसे ये ना क्या है, यहाँ पे क्या दिमाग लगा सकते हो कि 420 और 120 जो है इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 170, नहीं सॉरी 540 का हाफ क्या हो जाएगा 270। सो दिस इज 270 का 420 क्या है 270, सॉरी 420 है 270 प्लस 150, शायद थोड़ा सा हाइड हो गया होगा। कैलकुलेशन है दोस्तों, कैलकुलेशन है, बस मैंने आपको लॉजिक समझा दिया था, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ये जहाँ पे जो किया है कैलकुलेशन है, मैं इधर दिखा ही रहा हूँ। 420 आया है, 420 इंटू 120, 420 को लिखा 270 प्लस 150 इंटू 270 माइनस 150, तो 270 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर, तो वो पता क्या हो गया 100 इंटू 27 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। कर सकते हैं आराम से, 27 का स्क्वायर होता है 729, 15 का स्क्वायर 225, फिर कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, तो अच्छी खासी बड़ा नंबर आएगा, राइट। इसमें भी प्रोसीड किया जा सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सी एंड एस डज नॉट कम टुगेदर, तो टोटल में से उन वर्ड्स को फाइंड कर दो जब सी और एस एक साथ आ रहे हों, ठीक है। इसमें भी वैसे ही करना है, इंडिपेंडेंस वर्ड के है ना, तो मैं इसको नहीं करवाना हूँ, सेम वैसे ही उसी तरह का हो गया सवाल। ठीक है, मुझे आपको ये क्वेश्चन ये करवाना था, आप लोग ये देखो क्वेश्चन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको सब लोग ध्यान से देखो। तो ना ये जो एन डी, ये क्या है वर्ड, इसमें ENDEANOEL ये वर्ड है। तो इसमें ना ई, वैसे अगर देखें ई 3 बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है, ए 1 बार, डी 1 बार, ओ 1 बार, एल 1 बार। तो ना आप इसमें देख सकते हो जो ये वाला पार्ट है NDEA, ये ऐसे फिक्स हो गया, ये एक शब्द हो गया, तो ये एक वर्ड हो गया, और ये NOEL ये 4 अलग अलग लेटर्स हो गए, ये 4 अलग अलग लेटर्स हैं, और ये एक 5वीं यूनिट, तो वी हैव 5 यूनिट, तो 5 फैक्टोरियल डिफरेंट यूनिट्स हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज हो जाएंगे अरेंजमेंट्स के। ऐसी अरेंजमेंट जिसमें ENDEA वर्ड आ रहा ही होगा, फिक्स आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो, आपके दिमाग में आ सकता है कि लेकिन सर इसमें ई तो जो है वो 3 बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है, तो उससे डिवाइड वगैरह नहीं करेंगे। आप एक चीज़ नोटिस करो, पहली बात तो इसकी आपस की अरेंजमेंट भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला हुआ है कि ये वर्ड एग्जैक्टली आना चाहिए, तो ये लेटर्स फिक्स हैं अपनी अपनी जगह पर। तो ई जो है वो 3 बार घूम ही नहीं रहा है, 3 ई नहीं घूम रहे हैं, सिर्फ ये एक ई घूम रहा है। सिमिलरली 2 एन नहीं घूम रहे हैं, सिर्फ ये एक एन घूम रहा है। तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब बनता ही नहीं है, तो उसका आंसर सीधे क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आंसर पी ही होगा, ठीक है। दूसरे वाला कंपेरेटिवली काफ़ी आसान है, तो इसमें यह है कि आपने ना ई जो है
ई से शुरू करना है और ई पे ख़त्म करना है। ये जो सवाल है आपके सामने जो आप कर रहे हो, ये 2007 IIT JEE का है, इसलिए मैं डिस्कस करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट लेकिन अच्छा है कि कभी आप करना चाहिए हमें। हाँ, तो आप लोग देखो कि ई पहली जगह पर है और आखिरी जगह पर है। तो लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएंगे बीच में 7, और उन 7 में 2 n आ रहे होंगे, बाकी सब एक एक बार होंगे, क्योंकि 2 ई तो फिक्स कर दिए। तो सिंपल है, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा कि 9 है, सॉरी 7 फैक्टोरियल हो जाएगा क्योंकि 7 है, 7 हो गए ना 2 ई के बीच में, तो उस वजह से 7 फैक्टोरियल हो गया। और क्योंकि 2 n है तो इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। जानबूझ के क्यों ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिवाइड बाय 2, तो 2 इसको कट कर देगा 21 में। तो बी जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, एस। बी वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, एस, ठीक है। सी और डी बहुत ही शानदार पार्ट हैं, ज़रा उसको उनको ध्यान से देखते हैं। सी और डी को, उनमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए है, तो आप सब लोग बड़े ध्यान से देखना सी और डी को। तो सी में क्या है कि DLN अकर्स डज नॉट अकर इन लास्ट 5 पोजिशंस, यानी कि वो पहले की 4 जगहों पे आ जाएंगे DLN। बेटा DLN 3 लेटर्स नहीं 4 लेटर्स हैं, क्योंकि n 2 बार आ रहा है इस वर्ड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि DLNN ये 4 आ जाएंगे फर्स्ट 4 जगह पर, और लास्ट 5 जो होंगी वो अलग अलग ऐसे ही रहेंगी। तो अपने पास क्या है कि कितने वर्ड, कितने लेटर्स हैं, 9 लेटर्स हैं। 9 लेटर्स हैं, उनमें से जो ये 4 लेटर्स हैं DLNN, ये पहले की 4 जगह पर आएंगे, बाकी 5 जगहों पर क्या होंगे, और जो बचे हुए 5 हैं वो आ सकते हैं। तो ना हम DLN पहले की 4 जगह पे फिक्स कर देंगे। तो पहले इनकी अरेंजमेंट फाइंड कर लो। तो 4 फैक्टोरियल हो गया क्योंकि 4 लेटर्स हैं, बट 2 n है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल भी करो। और फिर क्या होगा ना, जो बचे हुए 5 हैं तो उनकी वजह से 5 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें 3 ई आ रहे होंगे तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 ई आ रहे होंगे, तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसे कैलकुलेट करो, 3 फैक्टोरियल इसको कट कर देगा 4 में, और ये 2 फैक्टोरियल है 2, तो 2 इसे कट कर देगा 2 में। सो द आंसर इज 2 इंटू 5 फैक्टोरियल ऑफ सी ऑप्शन। सी का क्या है, क्यू। डी वाला और देखते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लिटिल बिट हाइड हुआ होगा ऊपर, ठीक है ना, एक मिनट। डी मैं इधर ही दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन के अंदर ही। ए ई ओ सिर्फ ऑड पोजीशन पे आएंगे। पहले तो 9 लेटर वर्ड के अंदर ऑड पोजीशन क्या होंगी, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th, 9th। बड़ी नाइंसाफ़ी है, 3 लेटर्स 5 पोजीशंस नहीं, ए ई ओ 3 नहीं है, ए ई ओ 5 हैं, क्योंकि ई कितने हैं, 3 हैं, और ए और ओ मिला के कितने हो जाएंगे, 5। यानी इन 5 जगहों पर 5 ही लेटर्स आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 लेटर्स हैं, पर क्योंकि 3 बार ई रिपीट करा तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। अब उसके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसके अलावा अपने पास क्या क्या है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 ये जगह भी हैं, तो इसलिए आ जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल। पर क्योंकि वहाँ पर 2 बार n भी आ सकता है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ज़रा आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये सेम एक्सप्रेशन नहीं आ गया जो पहले वाले सी वाले पार्ट में आया था। तो डी का आंसर भी क्या आ जाएगा, क्यू ही आएगा डी का आंसर भी। तो डी वाला जो है उसमें बस क्या था कि ऑल्ट पोजीशन पे थे। ये पोजीशंस वाली बात दिमाग में रखना, ऑल्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7th, 9th, 11th, इस तरीके से। इवन पोजीशन मतलब 2nd, 4th, 6th, 8th, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी क्लैरिटी रखना। तो ये हमने टाइम टुगेदर मेथड और परम्यूटेशंस के बेसिक प्रिंसिपल पे कुछ सवाल देखे, राइट। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैप मेथड। तो देखो नाम में ही गैप आ रहा है, गैप वर्ड क्यों आ रहा होगा, क्या मतलब होगा इसका समझते हैं। तो गैप का मतलब क्या होता है, वैसे दरार है ना, इन्हीं 2 लोगों में दरार पड़ जाए तो बोलते हैं कि गैप आ गया है एक। तो गैप मेथड में वैसा ही कुछ है कि हम बोलेंगे कि नो टू, अगर हमारे पास हमें ऐसा कहा हो कि 2 लोग साथ में नहीं बैठेंगे, जैसे वो 3 बच्चों वाला एग्जाम्पल था ना कि टीचर उनको साथ नहीं बिठा रहा है। सपोज कुछ ऐसा हुआ कि वो 3 बच्चों में लड़ाई हो गई और कोई भी एक दूसरे के साथ बैठ के राजी नहीं है, तो बिल्कुल गैप आ चुका है उनमें। दे कांट सी ईच अदर, लाइक दे कांट सिट टुगेदर। तो वहाँ पे कोई भी नो टू विल ऑफ देम विल बी टुगेदर, कोई 2 भी एक साथ नहीं होंगे, तो इसको बोलते हैं गैप आ गया उनके बीच में।
तो अब इसको आया गैप उनके बीच में, लेकिन अभी आप देखना होगा क्या। तो मैं आपको एग्जांपल से इलस्ट्रेट करता हूँ, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उसके थ्रू इलस्ट्रेट करता हूँ कि हो क्या रहा होगा यहाँ पर, राइट। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो आप लोग देखो कि गैप मेथड का मतलब क्या होता है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इलस्ट्रेट करता हूँ। तो देखो, तो एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, वो कुछ एक बीच में नोटिफिकेशन आ गया था। तो आप देखो कि 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो हम पता है इसमें कैसे सोचेंगे कि कोई भी 2 बॉयज साथ में नहीं है, उनके बीच में गैप है। तो हम लोग ऐसे दिमाग लगाएंगे कि गर्ल्स तो कैसे भी बैठ सकती हैं, है ना। आपको यहाँ पे क्या दिमाग लगाना होगा कि 5 गर्ल्स हैं, तो पहले हम गर्ल्स को बिठाएंगे। तो G1, G2, G3, G4, G5 कितने वेज में बिठा सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज में गर्ल्स को बिठा सकते हैं। इनके आसपास कितने गैप्स क्रिएट हो जाएंगे गर्ल्स के आसपास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 गैप क्रिएट हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे कि इन छः गैप में से हम कोई 3 गैप जो हैं उनकी अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये जो गैप मेथड वाला जो तरीका है, इसमें सिलेक्शन की भी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अभी के लिए इसको समझ लो आप लोग परम्यूटेशन के लॉजिक से। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा सिलेक्शन के थ्रू कैसे करेंगे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि 6 में से ना कोई भी 3 गैप सेलेक्ट करेंगे और उन पे 3 बॉयज़ को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर देंगे। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसका मतलब होता है 6p3, कि हम 6, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम 6 गैप में से 3 गैप अरेंज कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं वैसे, 6 में से कोई 3 गैप सेलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे 3 लड़कों को बिठा रहे हैं और उनको 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर रहे हैं। लेकिन हम इसको 6p3 बोल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, समझने के लिए। तो उसमें होगा क्या, कैसे कैसे तरीके आ जाएंगे। जैसे मान लो फर्स्ट पोजीशन पे बॉय 1 बैठ गया, यहाँ पे बॉय 3 बैठ गया और लास्ट पोजीशन में बॉय 2। तो एक ऐसी अरेंजमेंट बन के आ जाएगी कि गैप हटा दो। अब भाई वहाँ पे आपने चेयर नहीं लगाई है तो वहाँ पे गैप को काउंट मत करोगे, वो तो लगातार हो जाएंगे G1 G2। तो B1 G1 G2 B3 G3 G4 G5 B2। तो ऐसा हो सकता है मतलब B3 और B2 के बीच में 3 लोग आ गए, हाँ इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई। बात ये है कि आपका बॉयज़ साथ में नहीं बैठने चाहिए, गर्ल्स साथ में बैठ सकती हैं, बॉयज़ साथ में नहीं बैठनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6p3 जो होगा वो क्या होगा, बॉयज़ को बिठाने के तरीके। गर्ल्स को बिठाने के तरीके क्या होंगे, 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आएगी वो कितनी हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3। इधर भी लिख देता हूँ, 5 फैक्टोरियल 5 गर्ल्स को बिठाने के तरीके, 6p3 क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा 6 - 3 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। तो गैप मेथड में बहुत जो अच्छे क्वेश्चन है ना वो सर्कुलर परम्यूटेशन में और बनेंगे। तो एक बार जब हम कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे उसके बाद इस पर सवाल और करेंगे गैप मेथड पे, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैं आपको फिर भी जैसे क्वेश्चन ये करवा देता हूँ, ये वाला नहीं, इसमें तो ये तो सिंपल है काफ़ी। देखो जैसे ये सवाल है, मैं ना आपको जानबूझ के क्वेश्चन को गैप मेथड और इससे टाई मेथड दोनों से करवाता हूँ। यहाँ वॉवल्स कितने हैं, 2, ई और ई, और कॉन्सोनेंट्स एल टी टी आर। तो वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, तो ये दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। तो टाई टुगेदर का उल्टा हो गया, तो पहले इनको टाई टुगेदर से फाइंड करो नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवल्स कम टुगेदर। तो ये दोनों एक यूनिट हो गए, ये 1 2 3 4 4 यूनिट ये हो गए, 4 और 1 5 हो गए। तो 5 फैक्टोरियल हो गए नंबर ऑफ डिफरेंट यूनिट, तो उसकी वजह से 5 फैक्टोरियल डिफरेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। और ये 2 ई एक साथ में है तो इंटू 2 फैक्टोरियल करोगे, लेकिन फिर डिवाइड भी तो करोगे 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि दोनों ही ई हैं। यहाँ पे 2 टी हैं तो इसलिए इंटू इंटू यहाँ पे देखो क्या होगा, डिवाइड होगा, सिर्फ डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। देखो एल डबल टी आर, 4 ये और 2 ई, तो उससे एक 5वीं यूनिट, वी हैव 5 यूनिट्स। उसमें से कि 2 टी रिपीट, टी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवल्स कम टुगेदर। दोनों ई एक साथ आएंगे, वो एक ग्रुप हो गया, वो एक यूनिट हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, दे नेवर कम टुगेदर।
तो टोटल अरेंजमेंट्स में से ये वाली अरेंजमेंट सब्ट्रैक्ट कर दोगे जहाँ पे वो एक साथ आ रहे हैं। सो वी हैव कितने लेटर्स, 6 लेटर्स, उसकी वजह से 6 फैक्टोरियल बाय कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 ई रिपीट हो रहे हैं, 2 टी रिपीट हो रहे हैं। ये हो जाएगा आपका टोटल अरेंजमेंट्स। लेटर में 6 लेटर्स हैं और 2 टी हैं और 2 ई हैं, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब क्या हो जाएगा कि ये तो हो गया टोटल जो ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे जो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल है, ये क्या है, वो वाले तरीके जिसमें दे कम टुगेदर, वी डोंट वांट देम टू कम टुगेदर, सो वी विल सब्ट्रैक्ट this 5 factorial by 2 factorial from this total number of ways. Now how much we can take common? आप पहले से 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हो और यहाँ नीचे से 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हो. सो इट विल बी 6/2, राइट, -1, 3 - 1 2, 2 × 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, सीधे क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल. तो पूरा कुल मिला के 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी. दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवल्स नेवर कम टुगेदर. पर इसको करने का, इस सवाल को करने का एक और तरीका भी था, वो आप लोग देखो कैसे करेंगे, गैप मेथड से. भाई वॉवल्स कितने हैं, 2, कॉन्सोनेंट कितने हैं, 4. तो पहले इन 4 कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दो, LTTR. अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी इनकी, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5. इन 5 में से 2 गैप सेलेक्ट करोगे और 2 लेटर्स को, 2 ई को अरेंज कर दोगे 2 फैक्टोरियल वेज में, नहीं किसी भी वे में नहीं, क्योंकि तुम अगर मान लो इंटू 2 फैक्टोरियल कर भी रहे हो तो तुम्हें डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा. तो अब यहाँ पे कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें एक थोड़ा सा पंगा है. आप 5p3 करो कोई दिक्कत, 5p2 करो, बट आपको ना डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही रिपीट कर रहे हैं, तो आपको डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा. तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इस एक्सप्रेशन की जो रेड कलर में लिखा हुआ है. 4 फैक्टोरियल तो वही रहेगा, नीचे 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दो. 5p2 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 अगेन. 3 फैक्टोरियल इसको 4 में कट कर देगा, और ये 2 और 2 इसको 4 को पूरा कट कर देंगे, यानी कितनी वैल्यू आ गई, 5 फैक्टोरियल. तो आप देख सकते हो कि गैप मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है जो टाइड टुगेदर मेथड से आ रहा है. तो आप ऐसे वाले क्वेश्चंस में जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट या 2 लेटर एक साथ हैं, तो आप वहाँ पे गैप मेथड से जल्दी फाइंड कर सकते हो. टाइड टुगेदर वाले में थोड़ा सा आपको क्या होगा, टोटल फाइंड करना पड़ेगा, और टाइम टुगेदर वाले केस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है ना. तो इफ़ दे नेवर कम टुगेदर तो गैप मेथड बेटर है, अगर 2 लेटर्स हैं तो. देखो अगर 2 जैसे मान लो अगर तुम्हें 3 दिए हुए हैं, कहा हुआ तीनों एक साथ नहीं आएंगे, 2 एक साथ आ सकते हैं, तो वहाँ पे गैप मेथड नहीं लगाओगे. गैप मेथड तब लगेगा जब नो 2 ऑफ देम आर टुगेदर. तो अगर 2 हैं तब तो बेस्ट है गैप मेथड लगाना. गैप मेथड के और तो कुछ खास ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं, राइट. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको मैं क्लास में करवाना ज़रूरी नहीं समझता. ठीक है, ये आप कर सकते हो. देखो उसी आईडी से सी एंड एस डू नॉट कम टुगेदर, इसे गैप मेथड से कर सकते हो कि अपने पास कितने लेटर्स हो गए सी और एस के अलावा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 9 फैक्टोरियल तो उनकी अरेंजमेंट हो गई, और उसके अलावा कितने रिपीट हो रहे हैं, एक एम कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. टी कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल. ये हो गई टोटल अरेंजमेंट जो मैं सी और एस के अलावा जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं उनकी. और इसमें आप नोटिस कर सकते हो कि एम 2 बार आ गया, ए 2 बार आ गया, टी 2 बार आ गया. ठीक है, 9 लेटर्स में से इनके आसपास गैप कितने बन जाएंगे, 10. इन 10 में से कोई भी 2 गैप सेलेक्ट करोगे और उस पर इनको 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दोगे, तो हो गया 10p2 इंटू, है ना. तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 9 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा नीचे 8, इसको 8 ही लिखो. 10p2 क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल, और नीचे 10 - 2 8 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल इसको कट कर देगा 9 में, तो ये 9 × 10 फैक्टोरियल बाय 8 कैलकुलेट ही करना पड़ेगा. तो 9 × 10 × 9 × 8 × 7 × 720. 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720 होती है, वो हमें याद रखनी चाहिए. नीचे है 8 इसको 8 को कट कर देगा. अब थोड़ी कैलकुलेशन है, पर एक और चीज़ भी, दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू के, तो बहुत बढ़िया बात है. इसको इक्वेट कर दो 6 फैक्टोरियल इंटू के से. 6 फैक्टोरियल 720 को कट कर देगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई, तब भी वो 0 पे एंड करेगी, है ना. 7 × 81, 81 × 70 ऐसा है, 5670, सिंपल है ना. तो ऐसे गैप मेथड से सवाल ये
हो गया। ये टाइम टुगेदर से भी हो सकता था। इसको तो उससे करना चाहिए, टाइम टुगेदर मेथड से कर लेना आप लोग इसको। अब है ना, जो रिपीटिशन वाला आइडिया था उस पर बेस हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, एनसीईआरटी में है, पर अगेन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसको मैं क्लास में कराना ज़रूरी नहीं समझता हूँ। मैंने पिक ज़रूर किया बट आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये सवाल देखो अच्छा है, IIT JEE में आया हुआ है। ऐसे 7 डिजिट इंटीजर्स का नंबर अकाउंटिंग बतानी है जिनका सम ऑफ डिजिट 10 के बराबर है और जो 1, 2 और 3 केवल इससे बने हुए हों। तो आप एक चीज़ नोटिस करो कि अगर मैं सिर्फ 1 को 7 टाइम लेता हूँ 10 नहीं बन सकता है, 2 को सिर्फ 7 टाइम लेता हूँ या 3 को 7 टाइम लेता हूँ, डज नॉट मेक सेंस। तो अभी क्या करना पड़ेगा, देखो हम कैसे कर सकते हैं। तो मतलब अगर मैं ना एग्जॉस्टिंग वाले कंसेप्ट से लगाता हूँ, मान लो मैंने तीन इस्तेमाल कर लिए तो भी मेरा 10 नहीं बन पाएगा क्योंकि मैं सिर्फ एक 1 इस्तेमाल कर पाऊँगा। मैंने अगर 2-3 इस्तेमाल किए, मतलब 2 टाइम्स 3, तो अब मेरे पास 5 की पॉसिबिलिटी है डिजिट की, बट नहीं बन पाएगा 10। मैंने एक टाइम 3 यूज़ किया तो मेरे पास अब 6 डिजिट्स बच गई हैं। मैं अगर यहाँ पे 1 यूज़ करता हूँ तो नहीं बन पाएगा 10। तो ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हमें सोचनी पड़ेंगी, नहीं इतना आसान नहीं है। तो अब हम ये समझ गए कि एक 3 और एक 2 इस्तेमाल करें तो 5 हो गया। अब अपने पास 5 डिजिट हैं, इनको हम 1 पुट कर सकते हैं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी आ गई, 3, 2 एंड 5 टाइम्स 1। अगर हम एक बार 3 इस्तेमाल करते हैं तब अपने पास कितने लेटर्स बच गए, डिजिट बच गए 6। तो उनमें से किसी एक पर, 2 पर फिर वही बात हो जाएगी, है ना, एक एक करके इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो 2 बार 3 नहीं आ सकता है, एक बार 3 आएगा तो एक बार 2 आएगा, तो ऐसे 5 बार एक लिखना पड़ेगा। 3 का काम खत्म। अब 2 के नज़रिए से सोचो, 1, 2 आ गया तो अपने पास कितनी बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 प्लेस करके काम नहीं हो पाएगा, एक और 2 लेते हैं, 2 और 2 4, 1, 2, 3, 4, 5। 1 पुट करके फ़ायदा नहीं हो पाएगा, है ना। अगर हम एक 2 लेते हैं और एक, अगर हम 3 2 लेते हैं तो 3 2 हो गया 6 और 1 1 1 1। अब हो जाएगा काम। तुम पॉइंट समझे। अगर तुम 2 बार 2 यूज़ कर रहे हो तो 4 बन गया और तुम्हारे पास 5 और डिजिट बच गई हैं, तो वो 5 वो सम दे देंगी, 5 और 4 9 हो गया, नॉट इक्वल टू 10। तो 3 टाइम 2 यूज़ किया, उससे 6 बन गया, और 6 और ये 1 यूज़ किया 4 टाइम्स तो उससे 4 आ गया, 4 + 6 10 हो गया। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये वाली पॉसिबिलिटी, एक ये वाली पॉसिबिलिटी। तो फाइंड करते हैं नंबर ऑफ़ जो अलग अलग अपने पास वो बन सकते हैं 7 डिजिट इंटीजर्स। तो यहाँ पे परम्यूटेशन का लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस वाले एग्जांपल से क्या होगा, यहाँ पे 5 बार 1 आ रहा है, एक बार 3, एक बार 2, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल, और नीचे क्योंकि 5 बार 1 आ रहा है तो डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। 7 × 6 42। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 बार 2 और 4 बार 1, तो ये हो गया आपका 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये तो कंप्यूट कर लो वैल्यू, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल खत्म, 3 फैक्टोरियल इसको 6 में कट कर देगा, 7 × 5 35, 35। 35 + 42 कितना हो गया 77। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्यों था, अरे था तो अलाइक वाला, अलाइक ऑब्जेक्ट्स वाला कंसेप्ट। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि इसमें ये लॉजिक लगाना भी बड़ा अच्छा था, अच्छा सा था कि कब कब सम जो है डिजिट्स का वो 10 बन रहा है, ठीक है। सो नाउ द फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का आखिरी हम उस पर आते हैं पार्ट पर। तो वो पार्ट है सम ऑफ ऑल नंबर्स फॉर्म्ड बाय गिवन डिजिट्स। आपको कुछ पर्टिकुलर डिजिट दी जाएंगी, उससे बनने वाले सभी नंबर्स का आपको सम फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखो आप लोग, फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स that can be formed by 0 1 2 6 7 in which repetition of digits is not allowed। repetition of digits is not allowed, तो सबको खर्च करना है, 0 1 2 6 7 सबको खर्च करना है। देखना आप लोग कैसे करेंगे इसको। हाँ, तो आप लोग देखो अभी कैसे इसमें सोचेंगे। तो ना आपको हर प्लेस पे कितना सम बन रहा है अगर आप ये फाइंड कर लोगे तो सवाल हो जाएगा। जैसे कि देखो लास्ट प्लेस पे 0 कितनी बार आ रहा होगा, तो आखिरी प्लेस पे 0 को फिक्स कर दो। अपने पास अब कितनी जगह बच गई, 1 2 3 4। अव्वल तो 0 कितनी बार आ रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी देखने के लिए कर लेते हैं एक बार। तो 0 आखिरी प्लेस पे फिक्स किया
तो 4 चीज़ें बच गई, 1 2 6 7, तो 4 फैक्टोरियल, सिंपल। तो 0 24 बार आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे 0 24 बार आ गया, बट अगर आपसे पूछे कोई कि 1 कितनी बार आएगा आखिरी प्लेस पर, तो देखो क्या होगा। 1 को फिक्स किया, अब पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, तो पहली प्लेस पे 3 चॉइसेस, 2 6 7, पहले पे 3 चॉइसेस, फिर से 3, क्योंकि मान लो 2 आ गया सपोज, अब 0 आ सकता है, फिर 2, फिर 1, और ये हो जाएगा 18। तो 1 18 टाइम्स आएगा, 2 कितनी बार आएगा, 18 टाइम्स आएगा, 6 कितने टाइम्स आएगा, 18 टाइम्स आएगा, 7 भी कितने टाइम्स आएगा, 18 टाइम्स आएगा। तो अगर कोई हमसे पूछे कि आखिरी प्लेस पे कितना सम इकट्ठा होगा, तो 1 और 2 3, 3 6 9, 9 7 16, 16 जो सम है वो 18 दफ़ा आ रहा है, 18 टाइम्स आ रहा है, 16 इंटू 18 कितना होता है, तो वह 17 -1 इंटू 17 + 1, ऐसे सोच लो, 288 हो जाएगा, 289 -1, 17 का स्क्वायर -1, तो 288 सम जो है वो आखिरी प्लेस पे इकट्ठा हो गया। अब है ना, आप लोगों को एक चीज़ याद होगी, ये थोड़ी फिर से थोड़ा ये हाइड हो गया होगा, ये जो सम है 288 आया है, ठीक है ना, हाइड हो गया होगा, आई नो। तो ये 8 को तो फिक्स रखो, 28 जो है वो कैरी ओवर हो जाएगा, आपको पता होगा ना, लास्ट प्लेस को फिक्स रखते हैं और बाकी जो बची हुई चीज़ें उसको कैरी ओवर कर देते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, सेकंड लास्ट प्लेस पे क्या होगा, सेकंड लास्ट प्लेस पे 0 कितनी बार आएगा, वो तो 24 बार आएगा, 0 के आने से फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड लास्ट प्लेस पे 1 कितनी बार आएगा, ये देखो, अगर हमने यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया सेकंड लास्ट प्लेस पर, तो ना पता है 1 कितनी बार आ जाएगा। अब फर्स्ट प्लेस पे फिर से वही चीज़ होगी, 3, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो 1 कितनी बार आएगा, 18 टाइम्स सेकंड लास्ट प्लेस पर, 2 भी 18 टाइम्स, 3 भी 6 भी 18 टाइम्स, 7 भी 18 टाइम्स। तो सेकंड लास्ट प्लेस पे हम कितना इकट्ठा हो गया, 288 अगेन, बट यहाँ पे कैरी ओवर में 28 भी था, तो ये हो गया 28 प्लस ये 288 आएगा, 288 + 28 कितना हो जाएगा आपका 316। तो अब आखिरी प्लेस पे 6 रोक लोगे, पहले सबसे पहली प्लेस पे आखिरी प्लेस पे क्या था, 8 रोका था, सेकंड लास्ट प्लेस पे 6 रोक लिया। अब 31 को आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो देखो कैसे करेंगे। ये 31 जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगेन जो थर्ड प्लेस सम हो रहा होगा वो कितना आएगा, 288, तो 288 में 31 कैरी ओवर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 319। तो अब आखिरी प्लेस पे कितना आ गया, 9, तो थर्ड लास्ट प्लेस पे 9 आ जाएगा, और अब फिर से 31 को कैरी ओवर करेंगे सेकंड प्लेस के लिए। अब सेकंड प्लेस पे भी क्या हो रहा होगा, तो सेकंड प्लेस पे भी सेम चीज़ हो रही होगी, ध्यान से सुनो, फर्स्ट प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड प्लेस की। तो लास्ट प्लेस हो गई, सेकंड लास्ट प्लेस, थर्ड लास्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, या फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस। सेकंड प्लेस पे क्या होगा, तो 31 फिर से ऐड हो जाएगा 288 में, और 319 आ जाएगा, तो फिर से यहाँ पे 9 आएगा, और 31 कैरी ओवर हो जाएगा फर्स्ट प्लेस में। अब बहुत ध्यान से सुनना, फर्स्ट प्लेस में क्या होगा, फर्स्ट प्लेस में कैरी ओवर हो रहा है 31, और फर्स्ट प्लेस में 1 कितनी बार आएगा, फर्स्ट प्लेस पे जैसे ही आप 1 को फिक्स करोगे, इस बार 18 नहीं, इस बार 2 6 7 0, 4 चीज़ें हैं, और 4 फैक्टोरियल वेज में यानी 24 वेज में घूम सकती हैं। ऐसी फर्स्ट प्लेस पे 2 कितनी बार आएगा, 24 बार, 6 कितनी बार आएगा, 24 बार, 7 कितनी बार आएगा, 24 बार। तो फर्स्ट प्लेस पे जो सम आएगा वो 288 नहीं आएगा, वो आएगा 16 इंटू 24, और वो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 24, वो हो जाएगा आपका 384। तो 384 आपका सम बन रहा होगा फर्स्ट प्लेस पर, सो 384 + 31, ये पूरा सम बन जाएगा आपका फर्स्ट प्लेस पर, ये कितना हो जाएगा 415। सो 4159968, दिस 7 डिजिट सम, दैट विल बी 7 डिजिट सम। इन 5 डिजिट नंबर्स का जो अलग अलग 5 डिजिट नंबर बनेंगे, उन सबका सारा सम मिला के क्या होगा, एक 7 डिजिट नंबर, जो कि होगा 4159968, ऐसा है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 की इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए फर्स्ट प्लेस पे तो 24 बार आया, 1 2 6 7, लेकिन सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस, उस पर कम टाइम्स आया, क्योंकि 0 की इन्वॉल्वमेंट थी, ठीक है ना, इसलिए सवाल थोड़ा बेहतर था। थोड़ा आसान सवाल करते हैं, आसान तो नहीं खैर वो, लेकिन उसमें थोड़ा एक अलग कंसेप्ट है, उसको करते हैं, रिपीटिशन की बात आ जाएगी। तो इसके ना न्यूमेरिकल वैल्यू काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं आज की क्लास के बाद आप लोग जो PYQ हैं उसको बैठ के करना, आज की क्लास के बाद आप बहुत आराम से इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कर पाओगे। मेरा फोकस तो ये था कि मैं मेंस एडवांस के आपको जितने जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो उसमें मेंस एडवांस के जो क्वेश्चन कर सकते हैं वो करें। तो जो भी रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सब डिस्कस करवा ही रहा हूँ, मेजरली आपको सारे क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ, ठीक है ना, जो भी रिसेंट ईयर्स में आए हुए हैं।
तो अभी ये देखो आप 2021 में आया सवाल कि आपके पास 4 डिजिट हैं 1 2 2 3, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट डिस्टिंक्ट नंबर्स। अब देखो फर्स्ट लास्ट प्लेस पे 1 कितनी बार आएगा। इस बार लास्ट प्लेस पे फर्स्ट, इस पे चारों प्लेस पे सेम सेम सम आ रहा होगा, तो लास्ट प्लेस पे क्या हो जाएगा 1 कितनी बार आएगा, तो 2 2 3। तो ये 3 फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि 2 बार 2 आ रहा है, तो ये 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। कहने का मतलब है आखिरी प्लेस पर 1 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। आखिरी प्लेस पे 2 कितनी बार आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो जाएगा, इधर क्या क्या घूम सकता है 1 2 3 फर्स्ट 3 प्लेसेस पर, तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 वेज में आखिरी प्लेस पर 2 आएगा। आखिरी प्लेस पर 3 कितनी बार आएगा, तो 3 को फिक्स कर दो 1 2 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे 1 2 2, तो 3 डिजिट हैं और 2 इसमें रिपीट कर रही हैं, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि 3 वेज आखिरी प्लेस पे 3 आने के लिए। तो आखिरी प्लेस पे सम कितना इकट्ठा हो जाएगा, 1 आ रहा है 3 टाइम्स तो 3, 2 आ रहा है 6 टाइम्स तो 12, 12 प्लस 3 15, 15, 3 आ रहा है 3 टाइम्स यानी कि 9, 15 और 9 24। तो आखिरी प्लेस पे 24 आएगा, सेकंड लास्ट प्लेस पे 24 आएगा, थर्ड लास्ट प्लेस पे 24 आएगा और फोर्थ लास्ट यानी कि मतलब फर्स्ट प्लेस पे 24 आएगा। तो इसको कैरी ओवर मेथड से भी कर सकते हो और एक और तरीका भी है, वो देखो क्या है। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि ना, जैसे जो आपका 4 डिजिट नंबर होता है कोई भी ABCD, तो डेसिमल एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो क्या होता है A इंटू 10 क्यूब प्लस B इंटू 10 स्क्वायर प्लस C इंटू 10 प्लस D। और अब यहाँ पे अगर ABCD सेम हो जाए, मतलब A, तो उसको लिख सकते हो A को कॉमन निकाल कर 10 क्यूब 1000, 10 स्क्वायर 100 तो 1100 प्लस 10 तो 1110 प्लस 1 तो 1111, 4 टाइम्स 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर पता है वो क्या हो जाएगा, 24 इंटू 1 2 3 4, 4 टाइम 1। वरना आप कैरी ओवर से भी कर सकते हो, वो भी अच्छा तरीका है कैरी ओवर। कि आपने यहाँ से कहा कि यहाँ से कैरी ओवर कितना जाएगा 2, तो ये 26 हो गया, तो 2 6 बचा लिया, तो पहले लास्ट प्लेस पे 4 और उससे पहले 6, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है आंसर। और वैसे भी 24 इंटू कुछ है, तो ये तो नहीं आने वाला आंसर, मतलब उस पर 1 पे ऐड होने का कोई मतलब नहीं है। फिर 2 को कैरी ओवर किया, फिर से 6, तो D हट गया, तो सीधे ये आंसर हो गया बिना बिना पूरा सॉल्व किए। आखिरी की 3 प्लेसेस से हमने जज कर लिया कि 664 आना चाहिए, तो ए ही ऑप्शन है ऐसा। B भी है, लेकिन B में चक्कर है ना 12 से स्टार्ट हो रहा है, 24 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 से शुरू होना चाहिए, 12 जाने का कोई लॉजिक नहीं है, राइट। सो दिस इज इट। हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर परम्यूटेशंस क्या होता है वो समझा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन R उसमें से अगर हम लेते हैं तो परम्यूट करते हैं तो क्या होता है, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है वो समझा, ठीक है। उसके अलावा हमने रैंक ऑफ वर्ड वाला प्रॉब्लम कैटेगरी की, टाई मेथड वाली प्रॉब्लम कैटेगरी की, काफ़ी क्वेश्चंस भी किए उस पर, गैप मेथड वाली प्रॉब्लम कैटेगरी करी, लेकिन गैप मेथड में कुछ बहुत खास सवाल थे नहीं, उसका मतलब समझ गए। फिर हमने आखिरी में जो किया है वो सम ऑफ नंबर फॉर्म बाय गिवन डिजिट्स वाली प्रॉब्लम कैटेगरी की। तो अपनी कुल मिला के 4 प्रॉब्लम कैटेगरीज हो चुकी हैं। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग कॉम्बिनेशंस शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशंस की प्रॉब्लम कैटेगरीज करेंगे। मैंने वैसे कोशिश की है कि मैंने रिसेंट ईयर्स के सारे PYQs कवर कर लिए हैं, बट स्टिल अगर कोई PYQ छूट रहा हो और आपको लगता है कि वो मुझे डिस्कस करना चाहिए तो आप कमेंट में बताओ, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट करूँगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी क्योंकि इसमें इतना कुछ कंटेंट था नहीं, जितना रेलेवेंट था वो सब मैंने डिस्कस कर दिया है। मे बी कॉम्बिनेशन वाली जो आपका क्लास रहेगी, लेक्चर रहेगा, वो थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। बाकायदा इसके अलावा अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्मॉल कंसेप्ट या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए हो एंड यू वांट मी टू एक्सप्लेन सम पर्टिकुलर क्वेश्चन और वीडियो और क्वेश्चन, देन डू कमेंट, right? So okay, stay tuned, keep watching Ganit Gurukul. We'll be back in next video. Thank you.